व्हाट्सअप गाइस, इजराइल ने अमेरिका को फंसाया। ओ भैया, यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आज जरूरत की क्या है पूरा मामला, किस तरीके से मतलब आगे बढ़ रहा है वॉर। चाहूंगा कि भाई जल्दी खत्म ही हो जाए। आपने पॉइंट शेयर करेगा 1 2 3 गो। दोस्तों, इजराइल और अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर अटैक किया है, ये उन दोनों के लिए ही घाटे का सौदा साबित हो रहा है। वॉर शुरू कर देना और उसको करते रहना, सस्टेन करना तो अलग बातें होती है। दूसरी वाली बात इन दोनों देशों को बड़ी दिक्कत दे रही है। इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे अमेरिका इसमें बुरी तरह फंस चुका है। अब दोस्तों, अमेरिका के फंसने की कहानी से पहले इसकी बात करते हैं कि आखिर कैसे एक बड़बोले प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुरुआत से ही अमेरिका के इंटरेस्ट को मुश्किल में डाल दिया था। ट्रंप की विदेश नीति हमेशा से ही अनसर्टेनिटी, मैक्सिमम प्रेशर और सोशल मीडिया पर कड़े बयानों के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। 2025 में उनकी सत्ता में वापसी के बाद ईरान के साथ रिलेशंस ने ऐसा मोड़ लिया जिससे दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ा कर दिया। सत्ता संभालते ही ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी को और ज्यादा अटैकिंग तरीके से लागू किया। उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो ईरान को एक नया और बेहतर समझौता करने पर मजबूर करेंगे। जनवरी-फरवरी 2025 में ट्रंप ने ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट पर फुल बैन लगा दिया और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी लेकर सीधी मिलिट्री एक्शन की चेतावनी दी। उनके बयानों में ऑर्बिट्रेट जैसे शब्दों का इस्तेमाल फिर से होने लगा। उसने ईरान को भी अपनी तैयारी तेज करने पर मजबूर कर दिया। फरवरी 2026 तक ट्रंप ने फारस की खाड़ी में एक बड़ी नेवल फोर्स को भेजा, जिसे उन्होंने ईरान को डराने का बड़ा हथियार बताया। जून 2025 में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चला, जहां ट्रंप के बड़बोलेपन का पहला नतीजा जून 2025 में दिखा, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर बेसिस पर हवाई हमले किए। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ईरान की कमर तोड़ दी। अब तेहरान घुटनों पर आकर समझौता करेगा, लेकिन इसके ईरान ने अपने पार्टनर्स यानी हूती और हिजबुल्लाह के माध्यम से अमेरिकी बेस पर हमले और तेज कर दिए। इसके बाद ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाया गया, जहां 28 फरवरी 2026 को ट्रंप ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री गलती की। उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर एक बड़ा हमला शुरू किया, जिसका नाम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रखा गया। पहली बार ट्रंप ने साफ कहा कि इस वॉर का टारगेट रिजीम चेंज है। उन्होंने ईरान की जनता से अपील की कि वो सड़कों पर उतरे और सरकार पर कब्जा कर ले। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी की भी मौत हो गई। ट्रंप के लिए एक बड़ी जीत की तरह थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप ने हमेशा दावा किया था कि वो एंडलेस वॉर्स को खत्म करने वाले राष्ट्रपति हैं, लेकिन मार्च 2026 तक आते आते वो खुद ऐसे वॉर में फंस गए जो इराक और अफगानिस्तान से भी बड़ा और घातक साबित होने लगा। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। इससे ग्लोबल तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। ट्रंप जो अमेरिकी इकोनॉमी को मजबूत करने का वादा करके आए थे, अब अपने ही देश में महंगाई की मार झेलने लगे। ट्रंप ने सोचा था कि ईरान अलग थलग पड़ जाएगा, लेकिन चीन और रूस ने ईरान को लॉजिस्टिक और खुफिया सहायता देना जारी रखा। इससे वॉर खिंचता चला गया। ईरान में जिस रेवोल्यूशन की उम्मीद ट्रंप कर रहे थे वो हुई नहीं। इसके उल्टा अमेरिकी हमलों में आम नागरिकों और स्कूलों को निशाना बनाए जाने के बाद ईरानी जनता में अमेरिका के खिलाफ ही नफरत बढ़ गई और वो सारे लोग एक हो गए। जापान और यूरोपीय देशों ने ट्रंप के स्ट्राइक्स जस्ट फॉर फन वाले बयानों की निंदा की और मिलिट्री कोलिशन से पीछे हटने लगे। During a call with NBC News on Saturday, Trump boasted that the US military totally demolished the island, adding that we may hit it a few more times just for fun. आज 15-16 मार्च के करीब कंडीशन ये है कि ट्रंप जो भी कहते थे कि वो ईरान से तब बात करेंगे जब तक वो पूरी तरह आत्मसमर्पण न कर दे, अब सीक्रेट तरीके से ओमान और मिस्र के माध्यम से ईरान के नए लीडरशिप से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप ने पब्लिकली ये कहना शुरू कर दिया कि ईरान समझौता करना चाहता है, जबकि हकीकत में अमेरिकी सेना इस दलदल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है। ये ट्रंप के उसी पुराने पैटर्न का हिस्सा है, जहां वो पहले मैक्सिमम प्रेशर पैदा करते हैं, युद्ध के कगार पर पहुंचते हैं और फिर एक महान शांति दूत बनने के लिए अपनी ही पुरानी शर्तों से समझौता कर लेते हैं। अब दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि क्या इस वॉर में अमेरिका फंस गया है? क्या इजराइल और नेतन्याहू ने ट्रंप और अमेरिका को इस वॉर में फंसा दिया है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो उनकी है भी नहीं, क्योंकि अगर ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना भी लेता तो उसका निशाना पहले इजराइल होता ना कि यूएसए, और अगर इजराइल पर अटैक होता तो उसके बाद यूएसए ईरान को खत्म कर सकता था न्यूक्लियर अटैक करके। लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ या कोई तो ऐसा प्रेशर डाला गया कि यूएसए के लिए अब हमला करना जरूरी हो गया। लेकिन इस फैले हुए रायते ने कैसे पूरे यूएसए को एक बड़े वॉर में फंसाया जिसका मकसद कभी ये था ही नहीं जो हो रहा है। सबसे पहले वो ईरान के सुप्रीम लीडर को मारना सबसे बड़ा मिसकैलकुलेशन था। इसने ईरान के बंटे हुए मिलिट्री के बीच पूरे मिलिट्री को एक कर दिया। इसी ने उस नेगोशिएशन की उम्मीद को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया जो एक पॉलिटिकल पीस सॉल्यूशन हो सकती थी। इसके साथ ही इस वॉर में अमेरिका को मिला क्या? 1200 से ज्यादा ईरानी लोग मारे गए, 14 यूएस के सैनिक मारे गए, 3.2 मिलियन ईरानी अपना देश छोड़कर भाग गए, 773 के करीब लोग लेबनान में मारे गए, 10,000 से ज्यादा ईरानी लोग घायल हुए, $16.5 बिलियन सिर्फ 12 दिन में फूके जा चुके हैं। ट्रंप को यह आइडिया ही नहीं लग रहा कि इस वॉर को रोके कैसे। इजराइल की जगह कोई और देश होता तो अमेरिका कभी जमीन पर उतरता ही नहीं। वहीं अगर वो ऐसा करता भी तो तब कोई ना कोई बहाना लेकर वो बगल हट लेता, लेकिन इजराइल के साथ वो ऐसा नहीं कर सकता। ट्रंप को भी ये पता है कि मिड टर्म इलेक्शंस से पहले अगर ये रायता नहीं समेटा गया तो ट्रंप भाई का डोलांड रगड़ दिया जाएगा। बाकी दोस्तों 3-4 दिन से सोशल मीडिया पर यह भी खबर आ रही थी कि नेतन्याहू की मौत हो गई। हालांकि कल वीडियो बनाकर उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो अभी जिंदा हैं और लड़ रहे हैं, लेकिन
दूसरी तरफ ये वॉर हर दिन अमेरिका का कॉस्ट बढ़ा रहा है। उनका कॉस्ट बढ़ता है। अमेरिका जैसे कैपिटलिस्ट देश के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम। डिप्लोमेसी में एक अनरिटन रूल भी है दोस्तों, आप सीधे नेशनल पॉलिटिकल फिगर्स को निशाना नहीं बनाते। नेतन्याहू की मौत का मतलब होता कि ईरान ने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की आखिरी सीमा लांघ दी है। ट्रंप का प्रशासन इस समय ईरान के साथ सीक्रेट बातचीत यानी बैक चैनल टॉक्स के जरिए तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने और कंट्री से भी अपील की है कि आइए मध्यस्थता करवाइए, इस वॉर को खत्म करवाइए। अमेरिका की ईरान से निकलने की इच्छा और वहां फंसे रहने की मजबूरी के बीच एक बहुत गहरा स्ट्रैटेजिक आयरनी भी है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि अगर वो आज ईरान या मिडिल ईस्ट के इफेक्ट वाले इलाके से अचानक निकलता है तो वहां एक पावर वैक्यूम पैदा हो जाएगा। अमेरिका को डर है कि उसके हटते ही चीन अपनी फाइनेंशियल पावर और रशिया अपनी मिलिट्री स्पेशलिटी के साथ ईरान के साथ कोलिशन मजबूत करेंगे। अभी की कंडीशन के अनुसार चीन ने पहले ही ईरान के बुनियादी ढांचे में भारी इन्वेस्टमेंट की पेशकश की है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा जियोपॉलिटिकल खतरा है। ईरान ने इस बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की जो धमकी दी है और इनफैक्ट बंद ऑलमोस्ट कर भी दिया है। अगर अमेरिका वहां से निकलता है तो ग्लोबल तेल की कीमतों पर उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। ट्रंप के लिए अपनी अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी को बचाने के लिए समुद्री रास्ते की सिक्योरिटी कंफर्म करना बहुत जरूरी है और मजबूरी भी। कुल मिलाकर ट्रंप की स्थिति उस आदमी जैसी हो गई है जिसने शेर की सवारी तो शुरू कर दी है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि भाई साहब नीचे कैसे उतरा जाए। आप बताइए क्या लगता है अमेरिका की स्ट्रैटेजी क्या होगी, इजराइल की स्ट्रैटेजी क्या होगी, ईरान की स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से क्या होगी? क्योंकि आप लोग ना बहुत एक्सपर्ट हो यार, सोशल मीडिया और बड़े सारे आर्टिकल्स और बहुत सारी चीजें देखते सुनते और कंज्यूम करते रहते हो, तो आपको भी एक आइडिया लग गया होगा कि यहां से क्या होगा। कमेंट करके जरूर बताइए, क्या ट्रंप फंस गए, क्या अमेरिका फंस गया, ये वॉर कहां तक जाती है आपको दिखाई देती है और इसका सोल्यूशन कौन सा देश निकाल पाएगा? और ईरान एंड इजराइल वॉर का बेस्ट पॉडकास्ट आप देख सकते हैं हमारे टीआरपी चैनल यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर हमारे गेस्ट अभिजीत अय्यर मित्रा के साथ। ये रहा पॉडकास्ट का छोटा सा ट्रेलर। आप बस डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके हमारे टीआरपी चैनल पर इस पूरे एपिसोड को जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं, जय हिंद। हाँ भाई ट्रेलर चलाओ। भारत का रियल मित्र कौन है? आई मीन मित्र कौन है? इंडिया इज़ इंडियाज बेस्ट फ्रेंड। इसराइल हमारा दोस्त है, अमेरिका एक किस्म से हमारा दोस्त है, ईरान भी एक किस्म से हमारा दोस्त है। हमारा पाकिस्तान से सिवाय और कोई दुश्मन नहीं है और चीन के सिवाय कोई स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर नहीं। मोदी जी का रिसेंट विजिट जो इजराइल में हुआ, उसके बाद इजराइल ने अटैक किया, तो इसको पब्लिक कनेक्ट कर रहा है कि मोदी जी को मालूम था अटैक होगा। ये इसमें कितना रियलिटी है और कितना तो फिक्शन अगर है? पता था तो क्या? पर अगर मोदी को बताया भी गया तो वो क्या कर सकते थे? क्या आपको लगता है वो कॉल करके बोलेंगे मेरे ब्रदर डोनाल्ड ट्रम्प जरा ये अटैक डोनाल्ड ट्रम्प जरा रोक दे, और ट्रम्प बोलेगा You know, I love you so much, I'm gonna stop the attack, very big attack, I'm gonna stop it. Come along, be realistic. ईरान का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? ईरान पे जो हो रहा है वो ईरान की गलती है, फुल स्टॉप। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। ठीक है। बट दैट डजंट मीन कि अमेरिका नैरेटिव जीत रहा है। तो जो भी ईरान के सपोर्ट में इंडिया में प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके ऊपर आप क्या बोलते हो? जब ईरान हमारे लोगों को मार रहा है और हमारे ही ऑयल सप्लाईज को ब्लॉक करके रखा है, आप ये चाहते हैं कि हमारा देश उनके समर्थन में कुछ बोले? भाई किस एंगल से आपको लग रहा है? ईरान के बारे में हमने बात किया कि ईरान ने बहुत सॉलिड प्रिपरेशन किया था, अपनी मिसाइल्स का जो स्टॉक था उसको भी बहुत बनाया, कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाया। ईरान को हेल्प किसने किया इसमें बनाने में? ये था चीन उसको फैसिलिटेट कर रहा था। ओके। और ये ट्रिपल अलायंस था, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और ईरान। इंडिया पे भी अटैक हो सकता है, ईरान इंडिया को भी हमला कर सकता है। आई थिंक सो। इंडिया अटैक भी कर सकता है ईरान को अगर इंडिया पे अटैक हुआ तो? आई वुड सस्पेक्ट सो। काफी इंटरेस्टिंग लगा ये वाला पॉडकास्ट भी। मेरे से अगर आप पूछते हो ना तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर समझौते से ही कुछ हो सकता है, क्योंकि ईरान कहीं पर भी आपको लग नहीं रहा दूर दूर तक वो बैकआउट करने वाला है। और मुझे भी लगता है कि भाई इस टाइम पर ये सिचुएशन इस मोड पर है कि आप कितना भी खींच सकते हो खींचने को, तो क्योंकि ईरान अमेरिका में डायरेक्ट उस तरीके से पहुंच नहीं सकता और अमेरिका भी इस जंग में ईरान को बिल्कुल उस तरीके से नहीं खत्म करता, क्योंकि एंड ऑफ द डे यहाँ पॉलिटिकल रिजीम चेंज के लिए वो आए हुए हैं। और वो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि इन्होंने इस तरीके से कमांड सेंटर्स बनाए हुए हैं इनके कि एक अगर कुछ होता भी है कहीं से तो कुछ भी, और वो सारी चीजें भी आपके सामने आ रही है कहीं ना कहीं। वो टनल्स भी ऐसी बनाई हुई है कि भैया कहीं से कुछ ट्रांसफर करना है, तो बहुत सारी चीजें। और ये प्लानिंग इनकी साल 2 साल से नहीं है, सालों साल से चलती आ रही है। और इसके अंदर नो डाउट चाइना, रशिया का तो पता नहीं, लेकिन चाइना का तो बहुत बड़ा इसमें रोल रहा होगा इनकी टेक्नोलॉजी और इनको सपोर्ट करने में, कि एक दिन आएगा जब आपको उस दिन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और ये बहुत टाइम से इस चीज़ की तैयारी करते हैं, ये चीज़ भी आपको देखने को मिला होगा। लेकिन हाँ, बस एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाँ, जिस तरीके की आज के टाइम पर वो जो रिजीम है वहाँ पर थोड़ा एक फ्रीडम होना चाहिए, क्योंकि जिस देश ने जो पास्ट देखा था उस पास्ट को आपने एकदम से पलट दिया। तो देखो भैया, जब तक इनकी सत्ता रहेंगी जो भी वहाँ पर है उनको नहीं पसंद आने वाले वो चीज़, और मतलब उस टाइम लोग तो खुल के नहीं आएंगे वहाँ के।
लेकिन हाँ एक चीज़ है कि थोड़ा सा फ्रीडम आ जाए लोगों के लिए, लेडीज़ के लिए भी, क्योंकि कई बार आपने देखा प्रोटेस्ट होते हैं किस तरीके से वो घिसड़ा के लेडीज़ को लेके जाते हैं, और जो लेडीज़ हैं जो बाहर रह रही हैं, चाहे इंडिया में भी कुछ एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि भाई ये एक देश के अंदर एक लेडी की ये वॉइस है, ये चीज़ है। आपका धर्म, आपकी पहचान, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी चॉइस होती है, वो आप पे कोई थोप नहीं सकता। और लेकिन थोपने की बात भी नहीं, वहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरीके के कि वो बिल्कुल नहीं। तो देखते हैं भैया कहाँ तक जाता है। आई होप ये जल्दी से चीज़ें सॉर्ट आउट हो। अपने पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।